नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार की गर्मी भी बढ़ती जा रही है और तमाम ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं जो अपने शब्दों की मर्यादा भूल जा रहे हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है तो कोई किसी के लिए कोई ऊंचे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। राजनीति में ऐसी प्रक्रिया क्यों चल रही है, लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी के पास। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं और ये दीनदयाल उपाध्याय जो भी शोध कार्य हो रहा है उसका नेतृत्व करते हैं और उनके जीवन के सभी पहलुओं को वो ठीक से जानते हैं। तो मैं आज इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से बात करने वाला हूँ। महेश जी, चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया है और आप देखेंगे कि लोग भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं। इवन प्रधानमंत्री तक को लोग गाली देते हैं। क्या चुनाव प्रक्रिया ऐसी ही चलती है या इन दिनों आके ये चुनाव प्रक्रिया इस तरह की दूषित हो गई है? विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः है जो मनोविज्ञान को जानते हैं उन्हें मालूम है कि शब्द वाणी पर बाद में आता है और मन में पहले आता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमारे देश के सार्वजनिक जीवन के नेताओं के मन को क्या हो गया है। सभी दलों के लोग अंततः देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे आपस में असहमत हैं, हो सकते हैं, होने में बुराई भी नहीं है, पर असहमत होने के कारण आपस में गाली गलौज के संबंधों तक आना यह मनों की गिरावट है। और मैं समझता हूँ यह केवल राजनीतिक ही नहीं वरन यह सामाजिक मुद्दा है कि नेता ऐसे क्यों हैं जो शब्दों की मर्यादा लांघते हैं और समाज ऐसा क्यों है जो इन अमर्याद शब्दों को सुनता है। खास करके इधर देखा गया है, कभी हेमा मालिनी को लेकर, कभी किसी और महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां बहुत सामने आती हैं। ये चुनाव में लोग भूल जाते हैं कि माता बहनों के पास ही वोट मांगने जाते हैं। ऐसी स्थिति केवल कांग्रेस के साथ नहीं है, लगभग सभी प्रमुख दलों के साथ है, लेकिन कांग्रेस के नेता खासकर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कांग्रेस नेतृत्व इन पर विचार नहीं करता या लोग निरंकुश हो चुके हैं? यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसके बारे में कौन क्या बोलता है। महत्वपूर्ण यह है कि जब कोई महिलाओं के बारे में इस प्रकार बोलता है तो उनका औपचारिक स्टैंड कुछ भी हो, उनके मन में महिलाओं के प्रति वह भाव नहीं है जो होना चाहिए। महिलाओं के प्रति जो भाव भारत का भाव है वह है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी दल की क्यों न हो, किसी भी विचार की क्यों न हो, किसी भी क्षेत्र की क्यों न हो, भारत की हर नारी जो सम्माननीय है। वैचारिक असहमतियों के कारण जो अटपटी टिप्पणियां करते हैं उन्हें महिला के संदर्भ में अपने मानस के बारे में सोचना चाहिए। मैं जी, चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप देखेंगे तरह तरह के और बहुत सारे मुद्दे शामिल हो गए हैं। सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 10 साल का एक काम कर लिया है और लोग कहते हैं विकास के बहुत सारे काम भी हुए हैं। मोदी जी ने घोषणा की थी कि ये अगला चुनाव वो चाहते हैं कि आर्थिक विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए, लेकिन इधर देखते हैं आते आते व्यक्तिगत लांछन, ईडी, सीबीआई, इन सब मुद्दों को हमने हावी होते देखा है। क्या देश में विकास के नाम पर, काम के नाम पर या संविधान के नाम पर चुनाव नहीं हो सकते? देखिए, समाज शास्त्र में विचारों का भी एक इतिहास होता है। 2014 के चुनाव के बाद और चुनाव के पहले देश की वैचारिकों को समझने की आवश्यकता है और इस वैचारिकी में एक पैराडाइम शिफ्ट, एक ज्ञान संसार का अंतरण है। तो आज 2014 के बाद जिसका नेतृत्व चाहे श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पर भारत के राजनीतिक पटल पर जो स्थान कल तक तथा कथित सेकुलरिज्म का था वह स्थान आज राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का है। जो स्थान कल तक मजहबी तुष्टीकरण का था उसके स्थान पर आज एक सामाजिक एकता, एकात्मता का भाव है। भारत के जन को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटना यह अनुचित है। समाज इसको समझने लगा है। मैं समझता हूं कि इस वैचारिकी के परिवर्तन को हम समाज में होने वाली बहस में देखते हैं। हालांकि बहुत बार इस बहस का स्तर भी गिर जाता है। उस गिरने का परिणाम यह होता है कि विचारों को मानना एक बात होती है और विचारों को ठीक से जानना दूसरी बात होती है। आज जिन बातों को लोग मानते नजर आते हैं वे उसको ठीक से जानते भी हैं, ऐसा जरूरी नहीं है और इस कारण से कई बार उथली बहसें होती है। उस उथली बहस का परिणाम यह है कि बहुत से
महापुरुषों को कटघरे में खड़ा करने के लिए लोग अनुसंधान करते हैं। महात्मा जी की आलोचना किए बिना वो वीर सावरकर को वंदन नहीं कर सकते। वीर सावरकर की आलोचना किए बिना वो महात्मा जी को वंदन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति डॉक्टर अंबेडकर की, महात्मा फुले की और देश के हर नायक की हो रही है। मैं समझता हूँ यह संक्रांति काल का परिचायक है। जहाँ तक श्री मोदी जी द्वारा आर्थिक विषयों के बारे में, विकास के बारे में बात की है, हमें यह समझना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से भारत की संपूर्ण राजनीति ही भ्रम का शिकार है। सब चाहते हैं और कहते हैं बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, बेरोजगारी हटनी चाहिए, पर कितने लोगों को मालूम है कि किसे कहते हैं बेरोजगारी? सरकारी नौकरियां, कंपनियों की नौकरियां, क्या ये रोजगार है? वस्तुतः यह जानना चाहिए। रोजगार का मतलब है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन द इकोनॉमी। और इसके लिए जब श्री मोदी जी ने ये कहा कि पकोड़े तलना भी रोजगार है, तो अनेक लोग नाराज। मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो विद्यार्थियों ने कहा कि हमने पीएचडी कर ली, क्या हम पकोड़े तलेंगे? सोचिए कि एक जमाने में जिस जाति और वर्ण की बातों की हम आलोचना करते हैं, ये काम ऊंचा, ये काम नीचा, ये भाव गलत है, पर आज पकोड़े तलना और प्रोफेसर बनना, इसमें क्या ऊंच नीच का भाव नहीं है? क्या ऊंच नीच का भाव रहना चाहिए? और इस ऊंच नीच के भाव के रहते क्या हम लड़ सकते हैं बेरोजगारी से? और मैं समझता हूँ इस देश को चिंतन करने की आवश्यकता है। देश का कोई भी दल बेरोजगारी दूर करने की बात तो करता है, पर वह कैसे दूर करेगा इसका कोई खाका वह प्रस्तुत नहीं करता है। और इसलिए सोच कर, विचार कर हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, इन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थनीति की बात की है। दीनदयाल जी ने आर्थिक लोकतंत्र की बात की है। देश को इस पर संवाद करना चाहिए। अर्थनीति नारेबाजी से नहीं चलती है। मैं समझता हूँ देश को सोच विचार कर काम करने की जरूरत है। और पिछले 10 साल में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं जिन कदमों को हम महात्मा जी या दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन के अनुकूल कह सकते हैं। इसमें यह कोशिश है इकोनॉमी के साथ हर व्यक्ति का जुड़ना। इस जुड़ने का एक छोटा सा उपक्रम है कि कम से कम बैंक में खाता तो उसका हो, और यह काम अभी हो पाया। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर आपस में गाली गलौज करना, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना, यह करने की बजाय हम इकोनॉमिक पैराडाइम को शिफ्ट कैसे करें, इस पर समुचित विमर्श होना चाहिए। अभी आपने बात की राजनीति में राष्ट्रवाद की। अभी 2 उदाहरण हमारे सामने हैं, राम जन्मभूमि पे मंदिर और कश्मीर में 370 का जो है समाप्ति। विपक्ष जो है लगातार इसको अलग तरीके से देखता है। कभी ये कहता है कि बहुत में नहीं हुआ, कभी ये कहता है कि आप जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए ये अपने मंदिर का निर्माण किया। और अभी हाल ही में CAA को लेके जो है वो तमाम तरह की आशंकाएं लोगों ने व्यक्त की। और खास करके बंगाल की बात करूंगा, जहां ममता बनर्जी ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो चुनाव में इस तरह के जो मुद्दे आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, इसका बहुत स्पष्टीकरण नहीं है। आप इस किस तरह से देखते हैं इसको? सही है, ये राष्ट्रीयता और राष्ट्र की अस्मिता, इसके बारे में भी देश में समुचित विमर्श की आवश्यकता है। क्योंकि इस बात को बहुत समझाने की जरूरत नहीं है कि राम जन्मभूमि पर बना हुआ राम मंदिर यह केवल राम का मंदिर नहीं, यह मध्यकालीन भारत पर हुए आक्रमण के प्रतिकार का मुद्दा है। और इसीलिए यह राष्ट्रवादी मुद्दा है, इसीलिए ये धार्मिक और मजहबी मुद्दा नहीं है। मुझे पता नहीं भारत में विपक्ष में कौन है, क्योंकि जो केंद्र में विपक्ष में है वो अनेक राज्यों में सत्ता में, जो केंद्र में सत्ता में है वो अनेक राज्यों में विपक्ष है। तो हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न तो एब्सोल्यूट विपक्ष है और न एब्सोल्यूट सत्ता पक्ष है। और इसलिए जो गैर भाजपा दल है, गैर भाजपा दल इन मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो अपने स्वर को बदलते रहते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसकी अस्पष्टता का ही यह कारण है कि जहाँ श्री राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया, मंदिर के दरवाजे खुलवाए, श्री नरसिंह राव के समय जब ढांचा ढहाया गया, तब उन्होंने एक प्रकार के विवेक से काम लिया। मैं समझता हूँ देश के सभी दल मन से राम की राष्ट्रीयता को स्वीकार करते हैं, राजनीतिक कारणों से अटपटी भाषा बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि समय आएगा जब ये भ्रम छूट जाएगा और ये बात स्थापित हो जाएगी कि हमें मध्यकालीन साम्राज्यवादी आक्रमणों के प्रतिकार की पहल की है। यह पहल है, ये समाप्ति नहीं है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। महेश जी, बात करते हैं राजनीति में जो लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, चुनाव के दृष्टिकोण से उनका एक समय में इस दल से उस दल में आना जाना हो रहा है। इसके अलावा कोई अन्य क्षेत्र में, जैसे कोई खेल से, कोई सिनेमा से आता है, वह तुरंत टिकट प्राप्त कर लेता है। जबकि आप जिस राजनीति की बात हमेशा करते रहे हैं उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, एक प्रशिक्षण
शिक्षण है, विचारों से उसका जुड़ना है। जो अभी चुनावी प्रक्रिया के ध्यान से अगर इसको देखें तो ये जो बदलाव तत्काल दिखाई दे रहा है खास करके भारतीय जनता पार्टी में, ये आप उसको ठीक मानते हैं या ये तात्कालिक आवश्यकता है और बाद में सब लोग वो विचार से और सिद्धांतों से जुड़ जाएंगे? 7 दशक पूरे होने के बाद भी भारत की राजनीति अभी दलों को स्वस्थ तरीके से गढ़ने में सफल नहीं हो पाई है। वैचारिक आधार होता है राजनीतिक दल का, और आज सभी दल किसी विचार के आधार पर है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता प्रथमतः सामाजिक कार्यकर्ता होता है। समाज के प्रति उसके सरोकार उसे राजनीति में लाते हैं। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज सामाजिक सरोकारों के कारण नहीं, सत्ता प्राप्ति के लोलुपता के कारण लोग राजनीति में आते हैं। इसी कारण से दल बदल, विचार शून्यता, सिद्धांतहीनता ये राजनीति में दिखाई देती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके उपचार के रूप में लोकमत परिष्कार का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं, सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। जो राजनीति में सिद्धांतहीन नेतृत्व दिखाई दे रहा है, इसके लिए मतदाता जिम्मेदार है। इस प्रकार के लोगों को वोट कौन देता है? तो राजनीतिक स्वार्थों से पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार के दल बदल को प्रश्रय देती है और राजनीतिक स्वार्थों की संपूर्ति अंततः मतदाता करता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें अपने राजनीतिक दलों को सुगठित करने के लिए जरूरी है कि हम लोकमत परिष्कार का काम करें। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने की उन्होंने एक रोड मैप दिया है। आपके अनुसार विकसित राष्ट्र में केवल आर्थिक दृष्टिकोण से हम चीन के बराबर हो जाएं या चीन से आगे निकल जाए, यही है, या आप कुछ और देखते हैं? खास करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के आलोक में आप क्या कहेंगे? किस तरह के राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र कहेंगे? मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की जरूरत होती है कि आप जब चलते हैं तो आपके सामने कोई लक्ष्य होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ बात है कि देश का नेतृत्व आज जिस आदमी के हाथ में है वो किसी लक्ष्य की बात करता है। काश ये बात 70 साल पहले ही किसी ने की होती। तो इस देश को पहले बनना है आत्मनिर्भर, फिर होना है विकसित, और विकसित होने के लिए काम करना है। और विकसित होने का क्या अर्थ है? विकसित होने का अर्थ केवल आर्थिक नहीं होता है, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, सब प्रकार से जो हमारे भीतर के पोटेंशियल, विकसित का मतलब है भीतर के पोटेंशियल्स को बाहर लेके आना। तो 2047 तक ये काम हम कर सके, इसके लिए समाज में आह्वान करना एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये एक अभिनंदनीय पहल। तो ये हैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार पक्ष है उसका एक बहुत ही संरक्षक की भूमिका में है। और आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रशिक्षण वर्ग जो है, जो अभी आहूत की जा रही है, उसकी देखरेख भी डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में हो रहा है। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा, और इलेक्शन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।